हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को जो है देखने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में। और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर पीपुल एंड इन्वायरमेंट या लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कराएं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट से प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को। और इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नए सिलेबस के ऊपर पूरी तरह से आधारित प्रश्न हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉच करिएगा और सारे का आंसर देने का प्रयास करिएगा। इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने स्कोर को भी मेंशन करने का प्रयास करिएगा कि इन 20 प्रश्नों में से जो है आपके कितने प्रश्न जो है राइट हुए हैं। तो इस यूनिट से मैं आप सभी को कम से कम जो है 12 से 13 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। उसके बाद जो है विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पीपुल एंड इन्वायरमेंट या लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, उन सभी प्रश्नों को एक जगह पर संकलित करके जो है उसको वीडियो बनाकर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो निश्चित रूप से ये जो 5 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं इस यूनिट से वो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं, इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। तो हमें यह बताने का प्रयास करना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है उसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था और सर्वप्रथम इसको किसने परिभाषित किया था। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है आप सभी के लिए आर्थर टांसले, बी ऑप्शन दिया गया है अल गोर और सी ऑप्शन दिया गया है अर्निस्ट सवंते और डी ऑप्शन दिया गया है मोबियस। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है उसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था और उसे परिभाषित किसने किया। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आर्थर टांसले के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम 1935 में किया गया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगर डेट के बारे में पूछा जाता है तो डेट को भी आप जरूर याद रखेंगे। तो इनके द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था सर्वप्रथम और इसे परिभाषित करने वाले भी जो है आर्थर टांसले ही थे सर्वप्रथम। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले उपयोग किया और उसे परिभाषित किया, वह हमें बताने का प्रयास करना है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था और सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया। पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है एच रेटर के द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया है हैकल के द्वारा और सी ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स एल्टन के द्वारा और डी ऑप्शन दिया गया है ओदुम के द्वारा। तो आप सभी को इन चारों विकल्पों में से यह बताना है कि पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया और सर्वप्रथम इसे परिभाषित किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किया गया था और इन्होंने ही सर्वप्रथम इस शब्द को परिभाषित किया था। तो अर्नेस्ट हैकल जो है एक जर्मनी जीव वैज्ञानिक थे, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और ये जो डेट है इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये हो सकता है कि शब्द के बारे में न पूछे और यह पूछ दे कि पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किस सन में सबसे पहले किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो सन भी आपको याद रहना चाहिए और किसके द्वारा किया गया था, जिसको मैंने अभी बताया अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो है पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर और हमें यह बताने का प्रयास करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा जो कथन है हमारा सत्य है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि कथन क्या दिया गया है। पहला जो दिया गया है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है।
दूसरा दिया गया है आप सभी के लिए कि पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं। अब हमें यह बताने का प्रयास करना है कि इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है। उसके संदर्भ में नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि पहला और दूसरा दोनों सही है। बी ऑप्शन दिया गया है केवल दूसरा सही है। और सी ऑप्शन दिया गया है केवल पहला सही है। और डी ऑप्शन दिया गया है ना तो पहला सही है और ना तो दूसरा सही है। तो अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं दोनों स्टेटमेंट के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रहा था कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण में जो है जैविक और अजैविक घटक जो है आपस में क्रिया करते हैं, तब वो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि पर्यावरण जो है जैविक और अजैविक घटकों का एक सम्मिश्रण होता है, जिसमें आपका भौतिक घटक भी होते हैं और जैविक घटक भी सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि पर्यावरण घटक सदैव स्थिर रहते हैं, तो ये गलत है कि पर्यावरण घटक जो है सदैव स्थिर रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पर्यावरण घटक में आपके पौधे हो गए, जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए, क्या वो स्थिर रहते हैं? नहीं। तो इस स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे। तो केवल हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जिस किसी ऑप्शन में आपका पहला स्टेटमेंट दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में हमारा केवल पहला स्टेटमेंट सही बताया जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसको देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक वास का क्या अर्थ है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताने का प्रयास करना है कि प्राकृतिक वास क्या होता है, उसका अर्थ हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें लोग एक समुदाय में रहते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। और सी ऑप्शन दिया गया है एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित हैं। और डी ऑप्शन दिया गया आप सभी के लिए कि एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या होती है। तो हमें यह बताना है कि प्राकृतिक वास का अर्थ क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित होते हैं, उसे हम प्राकृतिक वास कहते हैं। जैसे आप जंगल देख लीजिए, वहाँ पर जीव जंतु भी रहते हैं, उसके साथ साथ पौधे भी रहते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक वास कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बायोम किसका एक स्वाभाविक समुदाय है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बायोम किसका एक स्वाभाविक समुदाय है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि भौगोलिक क्षेत्र में पौधों का। बी ऑप्शन दिया गया है भौगोलिक क्षेत्र में पशुओं का। और सी ऑप्शन दिया गया है भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का। और डी ऑप्शन दिया गया है आर्कटिक क्षेत्र में पौधों का। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि बायोम किसका एक स्वाभाविक समुदाय है। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक क्षेत्र में पौधे और पशुओं का जो है यह एक स्वाभाविक समुदाय है। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोम क्या होता है। तो बायोम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बायोम जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के सम्मिलित रूप को जो है हम बायोम कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, उनके सम्मिलित रूप को हम बायोम कहते हैं। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। जो भी प्रश्न मुझे डिस्क्राइब लगे कि मैं उसे डिस्क्राइब करूं, जो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो, तो उसे मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का भी प्रयास करूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिक तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ यही पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पे विद्यमान सभी जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनका अगर हम संयोजन करते हैं तो उसे क्या कह सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है बायोम, बी ऑप्शन दिया गया है बायोस्फीयर, और सी ऑप्शन दिया गया है हैबिटेट, और डी ऑप्शन दिया गया है पारिस्थितिकी। तो इस प्रश्न में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बायोस्फीयर।
जिसको हिंदी में जैव मंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिक तंत्र को एक जगह संयोजित कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। यानी कि जैसे आप सभी को पता है कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल जहाँ पे सम्मिलित करते हैं तो वो जैव मंडल का निर्माण करते हैं जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, बायोस्फीयर को जैव मंडल भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है ए पौधे, बी ऑप्शन दिया गया है सागर, सी ऑप्शन दिया गया है सूर्य और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सर्वप्रथम जो ऊर्जा जिससे हमें प्राप्त होती है वो सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य के द्वारा पौधे ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद जो है जो शाकाहारी प्राणी या जीव होते हैं उन पौधों को खाते हैं। फिर उसके बाद मांसाहारी जो जीव जंतु होते हैं वो उनको खाते हैं। तो ये एक खाद्य श्रृंखला है सिस्टमेटिक वे में। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा जो है किससे उत्पन्न होती है सर्वप्रथम, तो वो सूर्य के द्वारा जो है होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। तो हमें यहाँ पर चारों विकल्पों में से ये बताना है कि किसी भी स्थान की वनस्पति किस प्रकार की होगी, वो कौन निर्धारित करता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रकाश, बी ऑप्शन दिया गया है मृदा और सी ऑप्शन दिया गया है मृदा जल और डी ऑप्शन दिया गया है वर्षा। तो इस प्रश्न में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी वर्षा। तो किसी स्थान की वनस्पति किस प्रकार की होगी वह वर्षा निर्धारित करती है। आप सभी को पता है कि बिना जल के कोई भी वनस्पति जो है वो फल फूल नहीं सकती है। पानी की बहुत ही जरूर आवश्यकता पड़ती है किसी भी पौधे को सर्वाइव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि डेजर्ट्स में या रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं क्योंकि वहाँ पानी का अभाव होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। तो वर्षा जो है किसी भी स्थान की वनस्पति किस प्रकार की होगी उसको निर्धारित करता है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें उसे पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है राइट है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि बायोम जो है जैविक और अजैविक पर्यावरण जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत स्थल, जल एवं वायु आदि आते हैं। और तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है जैविक पर्यावरण के अंतर्गत पादप, मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण आते हैं। अब हमें यह बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। इसके संदर्भ में नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है केवल पहला सही है, बी ऑप्शन दिया गया है केवल दूसरा सही है और सी ऑप्शन दिया गया है पहला और दूसरा दोनों सही है और डी ऑप्शन दिया गया है न तो पहला सही है और न तो दूसरा सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और आपका दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा आपका राइट हो जाएगा। बायोम के अंतर्गत जो है जैविक और अजैविक पर्यावरण को जो है सम्मिलित किया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि बायोम क्या होता है उसके बारे में। बायोम जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के सम्मिलित रूप को जो है हम बायोम कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो है आपका अजैविक पर्यावरण है। इसके अंतर्गत जो है स्थल, जल, वायु आदि को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक जो पर्यावरण होता है उनको सम्मिलित किया जाता है अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत। तो ये दोनों हमारा सही है। तो इस कंडीशन में जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल में शामिल किया गया है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि जीव मंडल में किसको शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जल मंडल, बी ऑप्शन दिया गया है स्थल मंडल और सी ऑप्शन दिया गया है वातावरण और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर आप सभी को बताना है।
इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जलमंडल। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किसे जीव मंडल में शामिल किया गया है, तो जलमंडल को जो है जीव मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया है, क्योंकि जल में भी जो है बहुत सारे जीव रहते हैं जो जलीय जीव होते हैं, इसीलिए जो है इसको जीव मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है खाद्य श्रृंखला, बी ऑप्शन दिया गया है खाद्य वेब, और सी ऑप्शन दिया गया है उत्तराधिकार, और डी ऑप्शन दिया गया है पारिस्थितिकी पिरामिड। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खाद्य वेब। प्रश्न में यही पूछा गया है कि विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को जो है खाद्य वेब कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है। इन चार विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है ऊर्जा श्रृंखला, बी ऑप्शन दिया गया है खाद्य श्रृंखला, और सी ऑप्शन दिया गया है पौष्टिकता श्रृंखला, और डी ऑप्शन दिया गया है जीव श्रृंखला। तो इन चारों विकल्पों में से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खाद्य श्रृंखला। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है, तो खाद्य श्रृंखला इसको जो है कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, बी ऑप्शन दिया गया है जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, सी ऑप्शन दिया गया है जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई नहीं है, और डी ऑप्शन दिया गया है अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से हमें अपना आंसर देना है कि पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जबकि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और गलत को ही फाइंड आउट करना था। अपघटक जीव जो है अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए हमारा ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है नियतिवाद अवधारणा से, बी ऑप्शन दिया गया है संभववाद अवधारणा से, फिर सी ऑप्शन दिया गया है नवनियतिवाद अवधारणा से, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नवनियतिवाद अवधारणा से जो है सतत एवं स्थायी विकास जो है संबंध रखता है। तो नवनियतिवाद अवधारणा क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नवनियतिवाद अवधारणा के अंतर्गत जो है यह बताया जाता है कि प्रकृति ने जो है कुछ सीमाएं जो है बनाकर रखी हैं इंसानों के लिए, उसके अंदर ही उनको अपने विकास कार्य को करना चाहिए, अन्यथा जो है प्रकृति जो है अपने तौर तरीके से उनको रोकने का प्रयास करती है। और नवनियतिवाद की अवधारणा को किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने जो है नवनियतिवाद की अवधारणा को दिया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि उनका यह मानना था कि जो प्रकृति है वो एक सीमा जो है क्रिएट करके रखी है इंसानों के समक्ष, उस सीमा के अंतर्गत ही उनको जो है अपने जो भी विकास कार्य हो, चाहे वो ब्रिज बनाना हो, चाहे डैम बनाना हो, सड़क बनाना हो, वो कार्य कर सकते हैं। अगर उन सीमा को तोड़कर वो आगे जाकर उसे बनाने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति जो है हमेशा उसका जो है विरोध करती है या उसका जो है उनको भुगतान प्रदान करती है। यानी आप देखिए कि नदियों के किनारे जाके हम सट के जो है अपने मकान बना लेते हैं, तो क्या होता है कि जब जल भराव होता है तो पानी का स्तर फिर से बढ़ने लगता है, फिर हमारे घरों में पानी जो है आने लगता है। तो हमने जबरदस्ती नदी के किनारे जाकर घर बनाया, प्रकृति ने नहीं कहा कि आप हमारे किनारे आकर घर बनाइए, क्योंकि पानी बढ़ेगा तो फिर नदी जो है अपने जो है एरिया को बड़ा करेगी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है स्वपोषी पौधे, बी ऑप्शन है शाकाहारी और सी ऑप्शन है मांसाहारी और डी ऑप्शन है वियोजक। तो इस प्रश्न में से जो है हमें इस प्रश्न का जो है राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी पौधे। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है। तो जो स्वपोषी पौधे होते हैं उन्हें खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है मांसाहारी, बी ऑप्शन है वियोजन और सी ऑप्शन है मेहतर और डी ऑप्शन है शाकाहारी। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है कि कौन सा प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी शाकाहारी। तो शाकाहारी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न में यही पूछा गया कि कौन जो है प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, तो शाकाहारी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है सर्वाहारी, बी ऑप्शन है मांसाहारी और सी ऑप्शन है शाकाहारी और डी ऑप्शन है स्वपोषी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी। वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है शाकाहारी, बी ऑप्शन दिया गया है मांसाहारी और सी ऑप्शन दिया गया है स्वपोषी और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें स्वपोषी जो है पौधे कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, स्वपोषक। ठीक है, खुद के द्वारा जो है अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो पारितंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है बायोम, बी ऑप्शन है बायोटॉप और सी ऑप्शन है इकोटोन और डी ऑप्शन है बायोस्फीयर। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इकोटोन। दो पारितंत्र के मध्य के जो संक्रमण क्षेत्र होते हैं उनको इकोटोन बोला जाता है या इकोटीन भी कभी कभी नाम लिख देता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है इकालीन, बी ऑप्शन है पर्यावरण पर्यटन और सी ऑप्शन है इकोटोन और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इकालीन। दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसे इकालीन कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ये नाम कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट इधर होते हैं लेकिन इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसे इकालीन कहा जाता है। तो ये प्रश्न हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट के कराए वो सभी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन प्रश्नों में कोई एक दो या ऐसे प्रश्न भी मैंने इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर में जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि मैं इस यूनिट से जो है आप सभी को 15 से ऊपर जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा।
सभी प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न होंगे और इस तरह से ये जो 5 प्रश्न आपको इस यूनिट से पूछे जाने हैं बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। और मैंने ये भी आप सभी को कहा था कि जब प्रैक्टिस सेट वीडियो मैं खत्म कर लूंगा तो उसके बाद जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, उनको एक जगह संकलित करके वीडियो के फॉर्म में मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस यूनिट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी की हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको 15 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने के लिए कहा है, फिर उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लोक विकास एवं पर्यावरण के, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और कहीं भी किसी प्रकार का अगर डाउट होगा किसी प्रश्न को समझने में कि सर ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, इसका आंसर कुछ गलत लग रहा है, तो आप निसंकोच जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा 100%। तो आप कमेंट में जरूर पूछें। उसके साथ ही साथ आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसे बताने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एक लाइक से आपके हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो के द्वारा हेल्प मिल सके, क्योंकि हम जो कुछ भी प्रोवाइड करते हैं आपके लिए सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको उससे लाभ मिल रहा है तो आप निश्चित रूप से दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे या पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।